नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम एप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन के बारे में पढ़ रहे थे और कल की क्लास में मैंने आपको डिप्रिसिएशन के बारे में पढ़ाया था और इससे पहले मैंने आपको एप्रिसिएशन के बारे में पढ़ाया था। तो आपने समझ लिया होगा कि एप्रिसिएशन के सवाल किस तरीके से आते हैं और डिप्रिसिएशन के सवाल किस तरीके से आते हैं। तो ये सब कुछ हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो यदि आपने पहले वाली क्लासों को नहीं देखा है तो पहले आप जो क्लासें हो चुकी है 2 क्लासें, उन क्लासों को पहले देख ले और इसके बाद इस क्लास को देखें। तो आज की क्लास में मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो वो भी करवाने वाला हूं। तो देखिए, हम बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको सवाल दे रखा है कि एक शहर की जनसंख्या 2009 की जनसंख्या 4,50,000 थी। वह 2010 में यह बढ़कर 4,68,000 हो गई। शहर में 2009 से 2010 के 1 वर्ष की अवधि में जनसंख्या में हुई वृद्धि दर होगी। हमें यहाँ पे वृद्धि दर ज्ञात करना है। तो वृद्धि दर कैसे ज्ञात करेंगे? तो ऐसे सवाल मैं पहले करवा चुका हूँ। तो अब तो ये सवाल आपके लिए आसान हो गए होंगे। हमें वृद्धि दर निकालनी है तो हम क्या करेंगे? आपको यहाँ पे जनसंख्या दे रखी है 4,68,000 और 4,50,000। मैं क्या करूँगा, कितनी वृद्धि हुई है ये देखने के लिए मैं बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करूँगा। तो यहाँ पे 4,50,000 दे रखा है और यहाँ पे 4,68,000 दे रखा है। तो मैं 4,68,000 में से 4,50,000 माइनस करूँगा। तो ये माइनस करूँगा तो मुझे कितना प्राप्त होगा? 4,68,000 में से 4,50,000 माइनस करूँगा तो ये मुझे कितना प्राप्त होगा? तो ये मुझे कितना प्राप्त होगा? ये मैं माइनस करता हूँ तो मुझे 18,000 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 18,000 प्राप्त होगा। तो मैं 18,000 लिख लेता हूँ। ये 18,000 लिख लिया। अब यहाँ पे नीचे कौन सी लिखेंगे? प्रारंभिक जनसंख्या, वो हम नीचे लिखते हैं। तो अपॉन में प्रारंभिक जनसंख्या 4,50,000 रुपये लिखा है। इंटू में हम क्या करते हैं? इंटू 100 करते हैं। अब इसको 16 आउट करोगे तो मुझे आंसर प्राप्त हो जाएगा। मैं इसे 16 आउट करता हूँ। अब इससे 16 आउट करेंगे तो मुझे कितना प्राप्त होगा? मैं इसको कैंसिल आउट कर लूँ। 1 2 3 4 जीरो से मैं 4 जीरो कैंसिल आउट कर लेता हूँ। 1 2 3 और 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट हो गए। अब मैं 5 के पार्ट से कैंसिल आउट कर लूँ। 5 के पार्ट से मैं कैंसिल आउट करूँगा तो ये कितना बार कैंसिल आउट होगा? 5 2 की 10 और 9 5 45। तो 9 बार कैंसिल आउट हुआ। 9 से 9 2 की 18 और 2 में 2 का गुणा करोगे तो 4% की वृद्धि होगी। 4% आपको कहाँ दे रखा है? किस ऑप्शन में दे रखा है? ए ऑप्शन में दे रखा है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सवाल समझ में आया? बिल्कुल आसान सवाल है। हमें सवाल क्या दे रखा है? जो हमें सवाल दे रखा है वो ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसे समझना है और फिर उसको सवाल को सोल्व आउट करना है। हमें सवाल दे रखा था एक शहर की 2009 की जनसंख्या 4,50,000 थी। शहर की जनसंख्या कितनी थी? 4,50,000 और वर्ष 2010 में यह बढ़कर कितनी हो जाती है? तो 4,68,000 हो जाती है। तो शहर में 2009 से 2010 के 1 वर्ष की अवधि में जनसंख्या में हुई वृद्धि दर हमें ज्ञात करनी है। तो हमें समय 1 वर्ष का दे रखा है तो हम क्या करेंगे? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे। तो मैं क्या करूंगा? 4,68,000 में से 4,50,000 को माइनस करूंगा तो मुझे कितना प्राप्त होता है? कितनी वृद्धि हुई? तो 18,000 की वृद्धि हुई। और प्रारंभिक जनसंख्या कितनी थी? तो 4,50,000 थी। तो अपन में 4,50,000 लिख लिया। इंटू 100 करूंगा तो मुझे आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब मैं कैंसिल आउट करता हूँ। 4 जीरो से मैं 4 जीरो कैंसिल आउट कर लूंगा। 5 के पार्ट से कैंसिल आउट किया। 5 2 की 10 और 9 5 45। 5 बार कैंसिल आउट। 9 से 18 2 बार कैंसिल आउट। 2 में 2 का गुणा करोगे तो 4% आपका राइट आंसर मिलेगा। तो कितने की वृद्धि हुई है? 4% की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है? 4% की वृद्धि हुई है। अब आगे देखिए, आगे आपको यह सवाल दे रखा है। यह सवाल कुछ इस टाइप से सवाल है कि एक नगर में 1 जनवरी 2008 को कुल जनसंख्या 16,800 थी। यह बढ़कर 1 जनवरी 2010 को 18,522 हो गई। तो 2 वर्ष की अवधि में जनसंख्या में किस वार्षिक दर से वृद्धि हुई? यहाँ पे भी हमें वृद्धि ज्ञात करनी है। तो वृद्धि ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे समय कितना दे रखा है? 1 जनवरी 2008 से 1 जनवरी 2010 तक। तो हमें समय कितने का दे रखा है? तो 8 और 9 10 2 वर्षों का समय दे रखा है। हमें कितने वर्ष का समय दे रखा है? तो हमें यहाँ पे कितने वर्ष का समय दे रखा है? तो 2 वर्ष का समय दे रखा है। तो समय यहाँ पे 2 वर्ष का समय दे रखा है और हमें दे रखा है कि कुल जनसंख्या 16,800 थी और दूसरी जनसंख्या हमें दे रखी है 18,522। तो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा था, उस फॉर्मूले से आपको वृद्धि दर ज्ञात करना है। वृद्धि दर का क्या फॉर्मूला था? तो R इक्वल टू दूसरी वाली जनसंख्या कौन सी? 18,522। तो मैं 18,522 को पहले लिखूंगा अपॉन
पहले वाली जनसंख्या 16,800, तो 16,800 हो गया। अब इसके ऊपर में पावर आएगा, पावर कितना आएगा 1/t, तो 1/t का मान कितना है 2 है, तो 2 लिख लिया। -1 × 100, -1 × 100, ये मैं फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ। तो यदि आपने पहले वाली क्लासों को नहीं देखा है तो आप पहले वाली क्लासों को देख ले, तब आपको समझ में आएगा कि इस फॉर्मूले में मैंने आप कैसे वैल्यू रखी है। तो फॉर्मूला आप मैं नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करूँगा, क्योंकि फॉर्मूला आपको एग्जाम में लिखना नहीं, आप डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करोगे। क्योंकि आप फॉर्मूला लिखोगे, उसमें वैल्यू पुटअप करोगे, तो उसमें लगभग 5 से 6 स्टेप में सवाल हो पाएगा। और आप इस तरीके से करोगे तो लगभग 2 से 3 स्टेप में ये सवाल एंड हो जाएगा। तो मैं अब इसको कैंसिल आउट करता हूँ। मैं इसको कैंसिल आउट करूँ, मैं इसको किसके पहाड़े से कैंसिल आउट करूँ ताकि ये दोनों संख्या कैंसिल आउट हो जाए। क्या इसमें मैं 2 का पहाड़ा तो कैंसिल आउट हो सकता है, 2 के पहाड़े से कैंसिल आउट कर सकता हूँ। 4 का पहाड़े से हो सकता है क्या? 4 चौक 16, 2 बचेगा 24, 1 बचेगा 12 और 2, ये नहीं हो सकता है। और अब 6 के पहाड़े से हो सकता है, 6 के पहाड़े से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं 6 के पहाड़े से इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ। जब मैं 6 के पहाड़े से कैंसिल आउट करूँगा तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 6 के पहाड़े से मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ, तो यहाँ पे 6 2 की 12 और यहाँ पे कितना 4 बचेगा, 4 बचेगा 6 2 48, कितना 6 2 की 12 12, तो कितना बचेगा 4 और यहाँ पे 6 2 48, तो 8 हो गया और 00 का 00। या 6 के पहाड़े से कैंसिल आउट करूँ तो ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा 6 के पहाड़े से, 76 18, और यहाँ पे 2 संख्या एक साथ लूँगा तो 0 आ जाएगा। और ये 52 है, तो ये कितना 6 2 48, तो 8 बार गया 48, तो यहाँ पे 4 बचेगा तो 42 हो गया। तो 6 7 42, 7 बार कैंसिल आउट होगा। अब ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसको मैं और आगे किसके पहाड़े से कैंसिल आउट कर सकता हूँ? डायरेक्ट मैं 28 के पहाड़े से कैंसिल आउट कर लो, नीचे 2 0 रहेगा, 28 के पहाड़े से मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ। तो मुझे आर की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, मुझे आर की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, मैं 28 के पहाड़े से कैंसिल आउट कर लेता हूँ। तो 28 से कम 28 एक बार गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 28 से कम 28 एक बार गया, और यहाँ पे कितना 7 बचेगा। तो मैं यहाँ पे इसको ये लिख सकता हूँ 0 पॉइंट करके, यहाँ पे 0 लगा लो, तो यहाँ पे 0 पॉइंट, तो ये एक 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 70 हो गया, तो 70 हो गया, तो 28 2 की 56, तो 28 2 की 56, तो 2 बार गया 56, तो कितना बचेगा 14 बचेगा, 14 तो 140 हो गया, 140 हो गया, तो 28 5 140 होता है, 28 5 140 हो गया, तो 5 बार कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे नीचे 2 0 है, तो 2 0 है, तो 2 संख्या आगे पॉइंट खिसकाएंगे, तो 1 और 2 संख्या के आगे मैंने पॉइंट को खिसका लिया। अब पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं हो गया, पॉइंट यहाँ पे है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे 1/2 का 1/2 और -1 और इंटू 100, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, तो सवाल को ध्यानपूर्वक समझना। अब यहाँ पे ये किसका वर्ग है वो देखो, यहाँ पे 25 है, 25 तो 5 का वर्ग होता है, 25 किसका वर्ग होता है 5 का वर्ग होता है। और यहाँ पे 100 में देखो 105 में 5 जोड़ो तो कितना हो गया 110 हो गया, 105 में 5 जोड़ो तो कितना हो गया 110 हो गया, और 5 का वर्ग 25, तो ये पूरा किसका वर्ग है 105 का वर्ग है। तो मैं इसको 105 का वर्ग लिख लूँ, तो 105 का 105 लिख लेता हूँ। यहाँ पे 2 जोड़े बन रहे हैं, तो 2 जोड़े मतलब 2 संख्या के बाद पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो मैंने वर्ग और वर्गमूल और घनमूल बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से पिछली क्लासों में बता रखे, तो आप कंटिन्यू रूप से क्लास को देख रहे हो, तब आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये तरीका हम अपनाते हुए आए हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये किसका वर्ग है, तो ये 105 का वर्ग है। क्यों? क्योंकि 105 में 5 जोड़ेंगे तो 110 प्राप्त होगा, और 5 का वर्ग 25 प्राप्त होगा, तो ये टोटल किसका 105 का वर्ग है। अब यहाँ पे पॉइंट मैंने लगा लिया। अब यहाँ पे ये 105 का वर्ग और यहाँ पे 2 ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 1 और इनटू में कितना आ जाएगा 100। अब यहाँ पे पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉइंट हटाया 2 0 कैंसिल आउट, 1.05 में से 1 गए कितना बचेगा 5 बचेगा। तो 5% आपको कहाँ दे रखा है, तो ये आपको बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सवाल समझ में आया? मैं थोड़ा बहुत देखो, मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे भी सॉल्व आउट कर सकता हूँ। मैं ये नहीं लिख के मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 105 लिख सकता हूँ, 2 संख्या के बाद पॉइंट, यहाँ पे 1 से 1 कैंसल आउट हो गया, तो ये 0.5 बचेगा, नहीं हाँ 0.05 बचेगा, पॉइंट कैंसल आउट, 2 0 कैंसल, तो 5% इसका राइट आंसर। लेकिन कई स्टूडेंट्स को जल्दी समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल से कर लिया और एक स्टेप बढ़ा दी। तो मैंने इसको लिख लिया कि 105 का वर्ग -1 कर लिया, यहाँ पे पॉइंट हटाया, 2 0 कैंसल आउट हो गए, यहाँ पे 5 बचेगा, क्योंकि 1.05 में से 1 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा। 5 कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सवाल समझ में आया?
हमें सवाल क्या दे रखा था, यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया हो तो मैं सवाल को वापस रिपीट कर रहा हूँ, तो एक बार फिर से देख लीजिए। यदि फिर भी समझ में नहीं आता है तो उस क्लास को रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको सवाल दे रखा है कि एक नगर में 1 जनवरी 2008 को कुल जनसंख्या 16,800 थी, यह बढ़कर 1 जनवरी 2010 को 18,522 हो गई, तो 2 वर्ष की अवधि में जनसंख्या में किस दर से वृद्धि हुई है। तो हमें दर ज्ञात करनी है, तो हम क्या करते हैं, तो अंतिम जनसंख्या अपन प्रारंभिक जनसंख्या, अंतिम जनसंख्या कितनी 18,522 अपन प्रारंभिक जनसंख्या 16,800 की पावर में 1/t, 1/t का मान कितना है 2 है, तो 2 लिख लिया, -1 × 100। जब मैंने इसको कैंसिल आउट किया तो ये कितनी बार कैंसिल आउट हुआ, मैंने इसको कैंसिल आउट किया तो मैंने पहले 6 के पाड़े से कैंसिल आउट किया और फिर मैं 28 के पाड़े से डायरेक्ट कैंसिल आउट करता हूँ, तो मुझे ये संख्या प्राप्त हुई। ये संख्या प्राप्त हुई तब तो पहले यहाँ पे पॉइंट था, नीचे ये 2 जीरो भी है तो 2 पॉइंट आगे खिसका लो, तो यहाँ पे 2 पॉइंट आगे खिसका लिए तो यहाँ पे पॉइंट आ गया। अब ये किसका वर्ग है वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 110 लिखा हुआ है, तो 105 में 5 जोड़ोगे तो 110 प्राप्त होगा और 5 का वर्ग 25 प्राप्त हो गया, तो ये टोटल किसका वर्ग है 105 का वर्ग है, तो 105 का वर्ग तो स्क्वायर और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 105 लिख लिया। अब यहाँ पे 2 जोड़े बन रहे तो 2 संख्या के बाद पॉइंट, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट आ गया, -1 × 100। अब यहाँ पे पॉइंट हटाओ तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 1.05 में से 1 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 0.5 बचेगा, तो यहाँ पे 5 बचेगा, 5% इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे देखिए, ये सवाल देखिए, हमें सवाल दे रखा है कि शहर अ की वर्ष 2006 की कुल जनसंख्या 1,22,500 थी, जो 2 वर्ष में बढ़कर 1,37,641 हो गई। शहर अ में किस वार्षिक दर से जनसंख्या बढ़ी, यह हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, अब ये सवाल तो आप खुद भी कर सकते हो, क्योंकि मैं काफ़ी सवाल करवा चुका, तब तक तो ये आप कर सकते हो। यहाँ पे क्या दे रखा है कि शहर अ की वर्ष 2006 की कुल जनसंख्या 1,22,500 थी और 2 वर्ष में बढ़कर कितनी हो जाती है 1,37,641 हो गई। शहर अ में किस वार्षिक दर से जनसंख्या बढ़ी, यह हमें ज्ञात करनी है। तो किस दर से बढ़ी, हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करनी है। तो दर कैसे ज्ञात करेंगे, अंतिम जनसंख्या अपन प्रारंभिक जनसंख्या, तो अंतिम जनसंख्या कितनी है 1,37,641 है, अपन प्रारंभिक जनसंख्या 1,22,500 है, और पावर में कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2 -1 और इंटू में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब मैं इसको सोल्व आउट करूँ, जब मैं इसको सोल्व आउट करूँगा तो मुझे आंसर प्राप्त होगा। मैं इसको सोल्व आउट करता हूँ, ये किसके पाड़े से कैंसिल आउट होगा, ये किसके पाड़े से कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे लास्ट में 1 आ रहा है, तो लास्ट में 1 आ रहा है और यहाँ पे ये संख्या दे रखी है, तो ये किसके पाड़े से कैंसिल आउट हो सकता है, ये 3 के पाड़े से कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। अब मैं इसको क्या कौन से पाड़े से करता हूँ, 3 तो 6, तो 6 भी इससे भी ये भी नहीं होगा। 7 के पाड़े से देख लेते, तो यहाँ पे 7 के पाड़े से हो जाएगा क्या, ये 7 एकम 7, तो ये 7 के पाड़े से हो जाए ऐसा लग रहा है क्या, यहाँ पे 7 एकम 7, तो 7 के पाड़े से मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 7 एकम 7, तो यहाँ पे 6, तो 7 × 56 और यहाँ पे 56 तो 57, 107, यहाँ पे 2 संख्या एक साथ फिर लेनी पड़ेगी, 64। ये 7 के पार्ट से कैंसिल आउट हो जाएगा, मैं 7 के पार्ट से इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ। जब मैं इसको 7 के पार्ट से कैंसिल आउट करूँगा तो ये मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, पहले 7 एकम तो 7, तो 7 एकम 7 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए, तो ये कितना बचेगा 5 बचेगा, तो 52 हो गया। 52 हो गया तो 49 7 बार गया, तो 52 में से 49 माइनस करो तो कितना बचेगा 3 बचेगा, तो 7 × 5 = 35, 5 बार 00 आ गए। ये 7 के पार्ट से कैंसिल आउट करो तो कितनी बार कैंसिल आउट होगा, 7 × 2 = 14, यहाँ पे 7 1 7 बेसत नहीं 14, तो यहाँ पे तो ये 13 दे रखा है ना, यहाँ पे 13, तो कितने एक बार कैंसिल आउट होगा, तो मैं 13, तो यहाँ पे 7 एकम 7, 7 बार कैंसिल आउट हो गया 7, तो ये कितना बचेगा 6 बचेगा, तो 6 बचेगा, तो यहाँ पे 67 हो गया, तो 7 × 9 = 63 हो गया, 7 × 9 = 63, 7 × 9 = 63 होता है, तो यहाँ पे 67 था तो 63 और ये 67, तो ये कितना बचेगा, यहाँ पे 67 और 63,
तो 63, 64, 65, 66, 67, 4 बचेगा, 46 हो गया। तो 46 हो गया, तो ये कितने बार जाएगा? 46। तो 7 छंग 42, 42, तो 46, 42, और यहाँ पे ये कितना, 2 मिनट, इसको वापस देखिए, 7 के पार्ट से इसको कैंसल आउट करो तो 7 एकम 7, 7 बार कैंसल आउट हो गया। ये कितना बचेगा? 7, तो ये 6 बचेगा, तो 6 हो गया। 7 9 63, तो 63, तो ये कितना बचेगा? 63, तो 64, 65, 66, 67, 4 बचा, 4 तो 46 हो गया, तो 600 तो 42, 600 तो 42, तो 42, तो ये कितना बचेगा? 42, तो यहाँ पे ये 4 बचेगा, तो यहाँ पे 4 तो 44 हो गया। यहाँ पे ये कितना हो गया? 44 हो गया। तो 600 तो 42, 2 बचेगा, तो 21 हो गया। तो 7 या 21, 3 बार कैंसल आउट हो गया। अब ये फिर किसके पाड़े से कैंसल आउट होगा? इसको फिर कैंसल आउट करना है, तो ये शायद ये भी 7 के पार्ट से कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं 7 के पार्ट से फिर से कैंसिल आउट कर लेता हूँ। 7 दूकी 14, 7 दूकी 14, तो ये कितना बार कैंसिल आउट हो जाएगा? 14, तो यहाँ पे 35 हो गया, तो 7 5 35, यहाँ पे 00 आ जाएगा। ये 7 के पार्ट से कैंसिल आउट करो तो कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा? 7 दूकी 14, 14, तो ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा? यहाँ पे ये 14, तो यहाँ पे 5 बचा, 56 हो गया, 56 हो गया। तो 7 8 56, 8 बार कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे ये तो कैंसिल आउट हो गया, 7 8 56, ये कैंसिल आउट हो गया। आप दो संख्या को एक साथ ले गए, तो यहाँ पे 0 और 7 9 63। अब मैं क्या करूँगा? 25 के पार्ट से डायरेक्ट कैंसिल आउट कर लूँ। जब मैं 25 के पार्ट से डायरेक्ट कैंसिल आउट करूँगा तो मुझे कितना प्राप्त होगा? मैं 25 के पार्ट से डायरेक्ट कैंसिल आउट कर लेता हूँ। जब मैं इसको 25 के पार्ट से डायरेक्ट कैंसिल आउट कर लेता हूँ, यहाँ पे 2 0 एज इट इज रहेगा, तो मुझे कितना प्राप्त होगा? 25 एकम 25, और यहाँ पे कितना? 25, तो यहाँ पे 3 बचेगा, तो 30 हो गया। 25 एकम 25, तो 5 बचेगा, तो 59 हो गया, 59 हो गया। तो 59, तो 25 दूकी 50, तो 9 बचेगा, 9 बचेगा। तो मैं पॉइंट लगा लेता हूँ, तो यहाँ पे पॉइंट लगा लिया, तो 0 हो गया। तो 25 या 75, 75, तो ये कितना हो जाएगा? 15 बचेगा, 15, तो 150 हो गया, 150, तो 25 छंग 150 हो गया। तो हमें ये संख्या प्राप्त हुई, 112.36 प्राप्त हो गया। नीचे 2 0 है, तो नीचे 2 0 है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट आगे खिसका लो, तो 1.123 ये प्राप्त होगा। तो मैं R इक्वल टू लिख लेता हूँ 1.1236, ये मुझे प्राप्त हो गया। और -1 की पावर 1/2 -1, और इंटू में कितना आ रहा है? इंटू में 100 आ रहा है, तो 100 का 100 एज इट इज लिख लिया। अब इसको देखो, अब यहाँ पे ये कितने, ये किसका वर्ग है वो देखो, यहाँ पे 36, 36 तो 6 का वर्ग होता है। अब 106 में 6 जोड़ूंगा तो 112 प्राप्त होगा, तो ये टोटल किसका वर्ग है? 106 का वर्ग है। तो मैं 106 का वर्ग है, अब 106 का वर्ग है, तो मैं यहाँ पे पॉइंट है, तो 2, यहाँ पे 4 2 जोड़े, तो मतलब 2 संख्या के बाद पॉइंट, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 1.06 ये लिख सकता हूँ, क्योंकि 106 का वर्ग है, तो वर्ग और ये कैंसल आउट हो गया। 2 जोड़े हैं, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट, तो यहाँ पे 2 संख्या के बाद पॉइंट आ गया, -1, और इंटू में 100 आ गया, तो इंटू में यहाँ पे 100 लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? पॉइंट हटाया, तो नीचे 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए। 1.06 में से 1 माइनस करोगे तो कितना प्राप्त होगा? 6% प्राप्त होगा। 6% आपको कहाँ दे रखा है? डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। सवाल समझ में आया किस तरीके से करना है? थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तो आपको कैलकुलेशन काफ़ी ध्यान से करनी है। यदि कुछ भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा, तो आपको कैलकुलेशन ध्यानपूर्वक करनी है। आपको सवाल क्या दे रखा था? सवाल को वापस समझिए। हमें दे रखा था शहर अ की वर्ष 2006 की कुल जनसंख्या 1,22,500 थी, जो 2 वर्ष में बढ़कर 1,37,641 हो गई। शहर अ में किस वार्षिक दर से जनसंख्या बढ़ी, यह हमें ज्ञात करना है। हमें यहाँ पे अंतिम जनसंख्या कितनी दे रखी है? अंतिम जनसंख्या 1,37,641, तो ये लिख ली। प्रारंभिक जनसंख्या यहाँ पे नीचे लिख ली कि पावर में कितना आएगा? 1/t, तो 1/t का मान कितना है? 2 है, तो 2 रख लिया, -1 × 100 लिख लिया। अब इसको सोल्व आउट करो, तो मैं इसको सोल्व आउट करूँ, पहले मैंने 7 के पारे से कैंसिल आउट किया, फिर वापस 7 के पारे से कैंसिल आउट किया, और इसके बाद मैंने लास्ट में इसको कैंसिल आउट किया, तो मुझे ये प्राप्त हुई, ये संख्या प्राप्त हुई, तो इस संख्या को मैंने लिख लिया। तो ये मुझे संख्या प्राप्त हुई, तो इस संख्या को लिख लिया। अब यहाँ पे नीचे 2 0 भी तो थे, तो 2 0 थे, तो यहाँ पे पॉइंट 2 संख्या आगे खिसक जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे 1.1236 प्राप्त हो गया। अब इसको ये किसका वर्ग है वो देखोगे, तो ये किसका वर्ग है? 106 में 6 जोड़ोगे तो 112 प्राप्त होगा, और 6 का वर्ग 36, तो ये टोटल 106 का वर्ग है। तो मैं इसको 106 का वर्ग लिखूंगा, तो 106 का वर्ग लिख ले, तो यहाँ पे वर्ग और ये कैंसिल आउट हो गया। अब 106 यहाँ पे 2 जोड़े बन रहे, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट आएगा, तो 2 संख्या के बाद यहाँ पे पॉइंट लिख लिया, -1 × 100, पॉइंट हटाया, यहाँ पे 2 0 कैंसिल, पॉइंट हटाया,
कैसे किया, तो यहाँ पे नीचे 2 जीरो आएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ऐसे होगा। और यहाँ पे 1.06 में से 1 माइनस करोगे तो 6% इसका राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन राइट है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सवाल समझ में आ गया। अब आगे बढ़े। अब आगे ये सवाल देखिए, ये सवाल हमें दिया गया है कि जगलर चक्र की अवधि होती है लगभग, हमें जगलर चक्र की क्या अवधि होती है ये हमें देखना है। ये सवाल रटने लायक सवाल है, इसे हमें डायरेक्ट रट लेना है। तो 6, 7, 8 सवाल ऐसे सवाल है जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए सवाल है और ये रटने लायक है। इसे आपको सीधा याद रखना है, आपको इसे सोल्व नहीं करके सीधा याद रखना है। ये पीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है कि जगलर चक्र की अवधि होती है लगभग कितनी होती है, 6 सही 1/2 वर्ष, 7 सही 1/2 वर्ष, 8 वर्ष और 9 सही 1/2 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा 9 सही 1/2 वर्ष ये जगलर चक्र की अवधि होती है। ये डायरेक्ट आपको रट लेना है या फिर आपको याद कर लेना है, इसे आपको सोल्व नहीं करना है। अब आगे देखिए, आगे हमें सवाल दे रखा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कार्य सहभागिता दर क्या है। यह हमें प्रश्न पूछा गया था, पीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न था। पीजीटी 2010 में यह सवाल पूछा गया था कि 2001 के जनगणना के अनुसार भारत में कुल कार्य सहभागिता दर क्या है, तो 54.6%। ये हमें ए ऑप्शन दे रखा है, बी ऑप्शन दे रखा है 49.3%, सी ऑप्शन दे रखा है 36.6% और डी ऑप्शन हमें दे रखा है 39.3%। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कार्य सहभागिता की दर क्या है, तो यहाँ पे कार्य की दर कितनी थी, तो 39.3%। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। यह पीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। पीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कार्य सहभागिता की दर क्या है, तो 39.3% है। कि क्या है, तो 39.3%। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब आगे देखिए, ये एप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन से रिलेटेड सवाल है और ये प्रीवियस ईयर सवाल पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए मैं 6, 7, 8 सवालों को जो इंपॉर्टेंट सवाल है उनको मैं लेके आया हूँ ताकि आपको ये सवाल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तब आपको ये सोल्व ना करके आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। यहाँ पे आपको सवाल दे रखा है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या कितनी है 2001 की जनगणना के अनुसार। यह पीजीटी 2006 में पूछा गया प्रश्न है। पीजीटी 2006 में पूछा गया प्रश्न है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, तो भारत की जनसंख्या 102 करोड़ है। कितनी है, 102 करोड़ है। यहाँ पे 102 करोड़ ये ऑप्शन दे रखा था, 101 करोड़ बी ऑप्शन और 100 करोड़ ये सी ऑप्शन और 104 करोड़ ये डी ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, ये ऑप्शन इसका राइट है, 102 करोड़। अब आगे चलते हैं, आगे देखिए हमें ये सवाल दे रखा है कि भारत में प्रथम जनगणना हुई। यह पीजीटी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। पीजीटी 2004 में पूछा गया प्रश्न है, भारत में प्रथम जनगणना हुई। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, लॉर्ड स्पिन के कार्यकाल में हुई थी, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई थी या लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल में हुई थी। किसके कार्यकाल में भारत में प्रथम जनगणना हुई थी, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा ए, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में प्रथम जनगणना हुई थी। कब हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में प्रथम जनगणना हुई थी। इसका कौन सा ऑप्शन राइट है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत की प्रथम जनगणना हुई थी। यह पीजीटी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। अब आगे देखिए, आगे हमें सवाल दे रखा है, यह सवाल देखिए कि एक प्रमुख वर्ष के लिए विश्लेषणात्मक विधि के प्रयोग से जनसंख्या का अनुमान ज्ञात किया जाता है। जनसंख्या का अनुमान किस सूत्र से ज्ञात किया जाता है, यह हमें देखना है। यह स्टैटिस्टिकल ऑफिसर 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो जनसंख्या का अनुमान हमें लगाना है तो हम किस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। यहाँ पे हमें फॉर्मूला दे रखा है ए ऑप्शन में P0 + N अपॉन कैपिटल N P1 - P0। क्या ये फॉर्मूला लागू होगा, या फिर बी ऑप्शन हमें दे रखा है P1 + N अपॉन कैपिटल N P1 - P0, ये ऑप्शन राइट होगा। या फिर सी ऑप्शन हमें दे रखा है P0 + N अपॉन N P0 - P1, ये ऑप्शन राइट होगा। या फिर P0 + N
इंटू पी नॉट माइनस P1, ये ऑप्शन राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? हम जनसंख्या का अनुमान किस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे? तो जनसंख्या का हमें अनुमान लगाना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा P0 प्लस N अपॉन कैपिटल N P1 माइनस P0। ये ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। ये स्टैटिस्टिकल ऑफिसर 2018 में पूछा गया प्रश्न है। यह हमें डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं, और जो मैं अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये सारे आपको डायरेक्ट रूप से आपको याद होने चाहिए। यहाँ पे हमें जनसंख्या का अनुमान लगाना है, तो वो किस फॉर्मूले से सोल्व होगा? यहाँ पे पहले P0 आएगा और अंतिम में P0 आएगा। तो यहाँ पे पहले P1 है और यहाँ पे अंतिम में P0 है, तो यहाँ पे भी P0 होना चाहिए, तो ये गलत। यहाँ पे P0 है लेकिन यहाँ पे P1 है, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे तो ये तो पूरी तरीके से गलत है, तो ये गलत हो गया। अब कौन सा ऑप्शन राइट है? तो समझ में आ गया कौन सा ऑप्शन राइट है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। P0 प्लस N अपॉन कैपिटल N P1 माइनस P0, यह स्टैटिस्टिकल ऑफिसर 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अब आगे देखिए, आगे हमें ये सवाल दे रखा है कि प्रजनन दर मुख्यतः अवलंबित है। प्रजनन दर मुख्यतः अवलंबित है, यह स्टैटिस्टिकल ऑफिसर 2018 में पूछा गया प्रश्न है। संपूर्ण जनसंख्या क्या पर यहाँ पे प्रजनन दर की बात की जा रही है, प्रजनन की बात की जा रही है। संपूर्ण जनसंख्या पर क्या संपूर्ण जनसंख्या इसका राइट ऑप्शन होगा, या संपूर्ण स्त्रियों की जनसंख्या पर यह ऑप्शन राइट होगा, या शिशु धारण करने वाली आयु वाली स्त्रियों की जनसंख्या पर यह ऑप्शन राइट होगा, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? अब यहाँ पे दे रखा है संपूर्ण जनसंख्या पर। संपूर्ण जनसंख्या में कौन कौन से आते हैं? मेल भी आ गए, फीमेल भी हो गए और ट्रांसजेंडर भी हो गए। तो यहाँ पे प्रजनन की बात की जा रही है, तो संपूर्ण नहीं हो सकता। अब यहाँ पे दे रखा है संपूर्ण स्त्रियों की जनसंख्या पर। संपूर्ण स्त्रियों में तो लड़कियां भी आ गई प्लस औरतें भी आ गई, तो लड़कियां क्या है, प्रजनन के अंतर्गत नहीं आएगी। संपूर्ण स्त्रियों की जनसंख्या पर, संपूर्ण स्त्रियों की जनसंख्या पर प्रजनन दर को अवलंबित नहीं कर सकते, तो ये गलत हो गया। अब कौन सा राइट होगा? शिशु धारण करने वाली आयु वाली स्त्रियों की जनसंख्या पर, यह इसका राइट ऑप्शन होगा। शिशु धारण करने वाली आयु वाली स्त्रियों की जनसंख्या पर, यह इसका राइट आंसर होगा, तो यह भी गलत। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हमें यह सवाल दे रखा है, यह सवाल हमें दे रखा है कि सकल प्रजनन दर की निम्न में से कौन सी परिकल्पनाएं हैं? निम्न में से कौन सी परिकल्पनाएं हैं, यह हमें देखना है। नए जन्म लिए महिला बच्चों की मृत्यु दर तब तक नहीं हो जब तक कि उच्चतम प्रजनन तक नहीं पहुंच जाए, यह ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्या? प्रवास के कारण कोई लाभ या हानि नहीं हो, यह ऑप्शन राइट है। अब आगे देखिए, वर्तमान प्रजनन दर को तब तक बनाए रखे जब तक कि उसका अधिकतम प्रसव उम्र नहीं पहुंच जाए, तो यह स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एग्रीकल्चर 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट है, यह हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, प्रश्न को एक बार वापस समझना। हमें प्रश्न दे रखा है कि सकल प्रजनन दर की निम्न में से कौन सी परिकल्पना है, कौन सी परिकल्पना सही है? नए जन्म के लिए महिला बच्चों की मृत्यु दर तब तक नहीं हो जब तक कि उच्चतम प्रजनन तक नहीं पहुंच जाए, ये तो राइट है। उच्चतम प्रजनन तक नहीं पहुंच जाए, ये राइट है। प्रवास के कारण कोई लाभ या हानि नहीं हो, ये भी राइट है। प्रवास के कारण कोई लाभ या हानि नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखिए, वर्तमान प्रजनन दर को तब तक बनाए रखे जब तक कि उसका अधिकतम प्रसव उम्र नहीं पहुंच जाए, हाँ ये भी तो राइट है। अब ए और बी सी तीनों राइट है, तो तीनों कहाँ ऑप्शन दे रखे? यहाँ पे ए बी ये गलत हो गया, ए सी ये भी गलत, बी सी ये भी गलत, और ए बी सी ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये भी आपको एग्रीकल्चर असिस्टेंस स्टैटिस्टिकल ऑफिसर 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अब आगे देखिए, आगे हमें सवाल दे रखा है कि स्वाधीनता के पश्चात समग्र भारत में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के द्वारा अनिवार्य और एक समान बना दिया गया था। किस वर्ष में यह अधिनियम पारित किया गया? किस वर्ष में यह अधिनियम पारित किया था? 1950 में पारित किया था, 1965 में पारित किया था, 1969 में पारित किया था, या 1972 में पारित किया था? किस वर्ष में पारित किया था? कौन सा अधिनियम? तो यहाँ पे मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब लागू किया था? तो ये तो 1969 में लागू किया था। कब लागू किया था? 1969 में लागू किया था। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है।
सवाल क्या दे रखा था, स्वाधीनता के पश्चात समग्र भारत में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के द्वारा अनिवार्य और एक समान बना दिया गया था। किस वर्ष में यह अधिनियम पारित किया था? तो 1969 में इसको पारित किया था। तो ये सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हमें क्या सवाल दे रखा है। आगे हमें ये सवाल दे रखा है कि किसी दिए हुए एक वर्ष के क्षेत्र में महिलाओं की शिशु उत्पन्नता वर्षों में प्रत्येक 1000 महिलाओं पर जीवित जन्म लेने वाले शिशुओं को की संख्या है। 1000 महिलाओं पर जीवित जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या है। क्या है? कुल प्रजनन दर है, उम्र विशिष्ट प्रजनन दर है, सामान्य प्रजनन दर है या सामान्य मार्शल प्रजनन दर है। इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? कौन सा ऑप्शन राइट है? कुल प्रजनन दर, ये तो गलत हो गया। उम्र विशिष्ट प्रजनन दर यहाँ पे दे रखा है 1000 महिलाओं पर जीवित जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या। कुल उम्र विशिष्ट प्रजनन दर, ये भी नहीं हो सकता। सामान्य प्रजनन दर, ये राइट होगा। सामान्य मार्शल प्रजनन दर, ये गलत। कौन सा ऑप्शन राइट है? सामान्य प्रजनन दर, ये इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हमें ये सवाल दे रखा है कि शहर ब की वर्ष 2009 के प्रारंभ की जनसंख्या यहाँ पे 3,15,000 थी। यदि शहर की जनसंख्या 3% की दर से हर वर्ष बढ़ती हो तो वर्ष 2010 के अंत में शहर की जनसंख्या क्या होगी? यह हमें ज्ञात करना है। तो हमें क्या दे रखा है? प्रारंभ में शहर की जनसंख्या दे रखी है, कितनी दे रखी है? 3,15,000। तो 3,15,000 लिख लिया। अब यहाँ पे दे रखा है कि 3% की दर से हर वर्ष बढ़ती है। तो अब किसी भी शहर की जनसंख्या 100 होती है और 3% की दर से वह बढ़ रही है, तो वह कितनी हो गई? 103 हो गई। अपोन में नीचे कितना आ जाएगा? अपोन में नीचे 100 आ जाएगा। तो अपोन में नीचे 100, इसको मैं सोल्व आउट करूँगा तो ये मुझे आंसर प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे समय कितना दे रखा है? यहाँ पे समय कितना दे रखा है? यहाँ पे मुझे समय दे रखा है 2009 के प्रारंभ में जनसंख्या, यदि शहर की जनसंख्या 3% की दर से हर वर्ष बढ़ती है तो वर्ष 2010 के अंत में शहर की जनसंख्या क्या होगी, यह हमें ज्ञात करना है। हमें 2009 से 2010, ये तो प्रारंभ है और ये अंत है, तो कितने साल हो गए? 2009 और 2010, 2 साल हो गए, तो पावर 2 आ जाएगा। अब इसको सोल्व आउट करो। जब मैं इसको सोल्व आउट करूँगा तो मुझे आंसर प्राप्त हो जाएगा। मैं सोल्व आउट करता हूँ। जब 100 का वर्ग करूँगा तो मुझे कितना प्राप्त हो गया? 4 जीरो प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 जीरो और लगा लेता हूँ। 1 2 3, 3 जीरो से 1 2 3, 3 जीरो कैंसल आउट हो गए। अब और कैंसल आउट होता है क्या? और कैंसल आउट होता है। मैं इसको कैंसल आउट यहाँ पे मैं डायरेक्ट गुणा कर लेता हूँ। 103 का वर्ग, हमें वर्ग निकालना है, तो मैंने आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की क्लास में मैंने आसान तरीके से कैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालते हैं और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं वो मैं पिछली क्लासों में बता चुका हूँ। यदि आप कंटिन्यू रूप से क्लास को देख रहे हो तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी वर्ग निकालने में। 103 का वर्ग निकालना है तो हम क्या करेंगे? 103, ये 100 से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है, तो 103 में 3 ऐड करो, कितना हो जाएगा? 106 हो जाएगा। और 3 का वर्ग 09। अब यहाँ पे 315 का गुणा कर लो। 315 का मैं गुणा करवा लूँगा। यहाँ पे कितना प्राप्त होगा? 9 पंचे 45, यहाँ पे 9 पंचे 45 और यहाँ पे 6 पंचो 30, 6 पंचे 30 और यहाँ पे 5 एकम 5 और इंटू यहाँ पे 9 0 6 0 1 और इंटू यहाँ पे इसको मैं सोल्व आउट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे 3 का तो 9 27, तो 9 27 और यहाँ पे 76 18, तो 76 18 और यहाँ पे 3 एकम 3, तो 3 आ गया। अब इसको सोल्व आउट करो। 5 और 9 और 4 कितना होता है? 9 और 4 13 का 3 हासिल 1, यहाँ पे 8 हो गया। 6 और 5 कितना होता है? 6 और 5 11 का 1 हासिल 1, 9 और 5 14 का 4 हासिल 1, 3 और 3। अब हमें किसका भाग देना है? 10 का भाग देना है, तो इसमें मैं 10 का भाग दे देता हूँ। तो मुझे कितना प्राप्त होगा? मैं यहाँ पे 10 का भाग दे देता हूँ। तो 10 का भाग दे दूंगा तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा? एक संख्या के बाद पॉइंट, तो एक संख्या के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो 33 41 83, यह मुझे कहाँ दे रखा है? 33 41 83, तो यहाँ पे 33 41 84 दे रखा है। तो मतलब यहाँ पे एक संख्या बढ़ा दी है, तो ये ऑप्शन इसका राइट होगा। यहाँ पे 000 है, ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट है? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 33 41 और 84 भी मैं लिख सकता हूँ। पॉइंट नहीं लगा हुआ तो यहाँ पे एक संख्या बढ़ा लो तो ये भी लिख सकता हूँ। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। समझ में आ गया हमने किस तरीके से सवाल को किया है?
हमें सवाल क्या दे रखा था? हमें सवाल दे रखा था शहर ब की वर्ष 2009 के प्रारंभ की जनसंख्या 3,15,000 थी। यदि शहर की जनसंख्या 3% की दर से हर वर्ष बढ़ती हो तो वर्ष 2010 के अंत में शहर की जनसंख्या क्या होगी, यह हमें ज्ञात करना था। हम क्या करेंगे, हमें जनसंख्या कितनी दे रखी है 2009 के प्रारंभ में? 3,15,000, तो 3,15,000 लिख लिया। यहाँ पे 3% की दर से बढ़ रही है तो प्रत्येक शहर की जनसंख्या 100 होती है और 3% बढ़ रही है तो वो कितनी हो गई? 103 हो गई अपॉन 100। और समय कितना दे रखा है? 2009 से 2010, तो 2 साल का समय दे रखा है तो पावर में 2 आ गया। अब 100 का वर्ग करोगे तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा? 100 का वर्ग करोगे 10,000 प्राप्त होगा। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे 10 बचेगा। 103 का वर्ग निकालना, 103 100 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। 103 में 3 ऐड करो 106 प्राप्त हो गया। 3 का वर्ग 09, तो 09 हो गया, ये 103 का वर्ग हो गया। अब 315 का गुणा करवाना है, 315 का गुणा करवाओ तो मुझे कितना प्राप्त होता है? तो ये संख्या प्राप्त हो गई। उसमें मुझे 10 का भाग देना है, 10 का भाग दे दूंगा तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट आ जाएगा तो ये संख्या मुझे कहाँ दिख रही है? तो ए ऑप्शन में दिख रही है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। समझ में आ गया? तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।